ओके, नाउ स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। फर्स्ट हम्म, चैप्टर करेंगे हम बिजनेस स्टडीज का। चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। वन बाय वन पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस करेगा तो बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग करेगा। बिजनेस ह्यूमन बीइंग ही करेगा। मैम, बिजनेस तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी होता है। बिजनेस तो आज के टाइम पे मशीन्स भी काफी अच्छा कर रही हैं। मशीन टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी तो ह्यूमन है। देन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द बिजनेस ऑन द इनिशियल लेवल, एज एटलीस्ट ऑन द इनिशियल लेवल। हाँ, ह्यूमन ने मशीन बना दी, बाद में वो मैनेज हो जाएंगी। तो जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है? ह्यूमन जो भी एक्शन करता है, ह्यूमन जो भी काम करता है, ह्यूमन एक्टिविटी को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब हमने समझा था, इकोनॉमिक्स था दैट इज रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस। सेम कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है वो एक्टिविटी या वो एक्शन जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है, किस लिए? ताकि उसको फाइनेंस मिल सके, उसको फंड मिल सके, उसको पैसा मिल सके। लेट अस टेक एग्जांपल, योर मदर कुक फूड, योर मदर कुक फूड। क्या आप मम्मी को खाने के बदले पैसे देते हो? नहीं देते। नो, दिस इज नॉन इकोनॉमिक। And if the same food is cooked by a chef, you have to pay the salary to the chef. If your mom is cook the same food in any restaurant, yes, they also charge payment, right or wrong? yes, In the same context, we can say economic activity are all those activity that involve finance and that actions are conducted because of earn money, or we can say earn livelihood. yes, Whereas on the other side, non-economic activity are conduct in due to love, satisfaction. affection, satisfaction, and so on. Let us read now. Human activity or action prescribed by the people to satisfy their need, want, and desires. All the action that is all the action that is performed by the people to satisfy want. Their want may be financial or the satisfaction want. Then majorly those activity are divided into two classification. First is the economic activity and second one is your non-economic activities. Economic activities, अभी हमने समझा economic activity are performed to earn income and the livelihood. Whereas non-economic activity without primary motive to earn money. एग्जाम्पल्स है, टीचर टीच करती है स्कूल में, वही टीचर अगर अपने स्टूडेंट को वही टीचर अगर अपने खुद के बच्चे को टीच कर रही है, दिस इज नॉन इकोनॉमिक। मदर खाना बनाती है रेस्टोरेंट में, इट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मदर खाना बनाती है घर पे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन शॉर्ट, द डिफरेंस इज ओनली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझना, जो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के अंदर डिफरेंस है, द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, नॉट बाय द एक्शन कंडक्ट. There may be possible chances the same action may be sometime is known as the economic and same action may be sometime as the non-economic activity. For example, I teach you. Yes, I can take charges from you. But if the same context your mother teach you, वो आपको पढ़ाने के पैसे थोड़ी लेगी. Always remember, when you differentiate between the economic and non-economic activity, focus on the objective of doing the action. If the objective of the action prescribed or do by the human being, if the objective, the action is prescribed by the human being for earn money,
For earn livelihood, it is economic activity, whereas on the other side is action is conduct because of the love, satisfaction, social services and all. This is non-economic activity. Let us take one more example. There are some NGOs. NGOs provide like welfare services. Yes. एंड एनजीओज में काफी वॉलंटियर भी होते हैं, पता है? ये वॉलंटियर कुछ आपके पेड भी होते हैं, कुछ वॉलंटियर आपके फ्री भी हो सकते हैं. डिपेंड किस पे करेगा? ऑब्जेक्टिव पे. ये जरूरी नहीं. एनजीओज में भी काफी अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं जॉब्स एंड रोल से रिलेटेड भी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनजीओ है तो वो आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करेगा. समझ में आया अच्छे से? Let us take the difference as well. Economic activity is done to earn money, earn livelihood, generate income. That income has an economic value. Examples आपके सामने हैं. Whereas on the other side, non-economic, non-monetary, main motive is to love and affection. No monetary reward you can expect. Generally does not have the market value. There are two words. The first one is the economic value, and the second word is the market value. What is difference between the economic value and the market value? Market value is okay, I don't know. बेटा मार्केट वैल्यू आपकी वो चीज होती है जो एक्शन आप कंडक्ट करोगे. उन एक्शंस को आप मार्केट में जाके कंडक्ट करते हो, यानी एक ओपन एरिया में कंडक्ट करते हो, तो उसमें आपको इकोनॉमिक वैल्यू मिल सकती है. तो वो सारे के सारे एक्शंस जो कि आप अगर बाहर किसी ओपन एरिया में जाके कंडक्ट करते हो, देन हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू. गॉट इट? तो इसमें क्यों लिखा जनरली डजंट हैव मार्केट वैल्यू? बेटा दैट्स व्हाई द वर्ड जर्नली. यहाँ पे जर्नली डजंट हैव मार्केट वैल्यू का मतलब है कि एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती. लेकिन वही एक्शन अगर आप बाहर जाके कहीं करोगे, दैट क्रिएट मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू क्रिएट द इकोनॉमिक वैल्यू. क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक बार थोड़ा सा रिकैप करें. पढ़ना क्या था? बिजनेस के बारे में पढ़ना था, ट्रेड पढ़ना था, कॉमर्स पढ़ना था. अब हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है. अभी तक तो ये बिल्कुल बेसिक था कि बिजनेस कौन करता है. बिजनेस ह्यूमन बीइंग करता है. ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी करती है वो दो एक्शन में डिवाइड होती है, दैट इज इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बारे में समझ लिया. अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, दैट इज बिजनेस. बिजनेस क्या होता है? तीन टर्म हमें यहां समझनी है. एक बार पहले ओवरव्यू देती हूँ, देन वन बाय वन करेंगे. देखो, द फर्स्ट टर्म इज द बिजनेस. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बिजनेस? जितना जैसा भी आता टूटी फूटी भाषा में थोड़ा सा बताओ मुझे. Business is an economic activity which involves production, sale of goods, management. वेरी गुड. बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्स्ट पॉइंट जो तुमने बताया. इसके अंदर प्रोडक्शन होती है, सेकंड पॉइंट आपने बताया. प्रोडक्शन को मैं एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकता हूं. एंड बिजनेस के अंदर ट्रेड भी होता है. ट्रेड का मतलब क्या कि मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मैं कहीं से परचेज करके किसी दूसरी जगह पे सेल कर रहा हूं. दिस इज ऑल्सो द बिजनेस. क्या है बिजनेस? बिजनेस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज. रिमार्क द पॉइंट, एक्सचेंज भी बिजनेस के अंदर आता है. गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी अगर आप प्रोवाइड करते हो वो भी बिजनेस के अंदर आता है. एंड ऑलवेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. अगर मैं ये बोलती हूं मैं बिजनेस कर रही हूं फॉर द सोशल वेलफेयर, क्या ये बिजनेस होगा? नहीं. नो. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. एंड वो प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ह्यूमन की वांट्स का.
क्या CSR के बारे में सुना है कभी? ये वर्ड नहीं सुना है CSR? नहीं। बेटा CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने CSR को मैंडेटरी करा था। किसके लिए मैंडेटरी करा था? इसकी कंडीशन है, वैसे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी करा था जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ नॉट 1 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाइड करते हो तो आपको अपने प्रॉफिट का 2% पैसा मैंडेटरी CSR एक्टिविटीज के अंदर लगाना पड़ेगा। CSR एक्टिविटीज का मतलब ही ये है कि वो एक्टिविटी जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करवाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा बिजनेस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बना दोगे। बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। समझ में आया? हाँ। और मुझे एक चीज पूछनी थी, टर्नओवर और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? टर्नओवर एक तरीके से आप कह सकते हो जो टोटल आपका फंड आया है और गया है, टोटल आपको जो सेल हुई है, द सेल इज लाइक योर टर्नओवर। आपने सेल करी है 1000 करोड़ की, बट ये सेल करी है, इसमें कुछ एक्सपेंडिचर भी तो होंगे। अच्छा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जैसा है? एग्जैक्टली। ओके, ये वाला नेट प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट इज हियर द नेट प्रॉफिट। टर्नओवर जिसमें आपके सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, देख लिया। कैरीड आउट बाय रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट। रेगुलरली, इसमें एक एग्जांपल लेना। आई बाय ए टी-शर्ट एंड ड्यू टू सम फिटिंग इशू मैं उसको वेयर नहीं कर पाई, एंड द प्राइस ऑफ टी-शर्ट इज 500 rupees, and I sell out this t-shirt to my sister in 600 rupees. Here I earn the profit of rupees 100. Yes. Is this a business? No, because you are not doing it regularly. Exactly, because you are not doing it regularly. अगर वो प्रोडक्ट मैं 500 की 500 में ही सेल करती तो भी वो बिजनेस नहीं है। 500 की बजाय 600 में सेल किया तो भी वो बिजनेस नहीं है, बिकॉज ऑफ द एक्शन इज नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट, regularly for to earn profit by providing good and services. The good and services have to satisfy human need and want. अगर मैं इसको समअप करूं तो मैं क्या समअप करूंगी कि बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट होती है, बिजनेस के अंदर सेल होगा, उस सेल के ऊपर हम मार्जिन ऐड करेंगे एंड इट कंडक्ट रेगुलरली। मार्जिन क्या है? मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन बेटा। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन। चलो आगे चले। हाँ। कुछ फीचर्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट होता है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब अगर को तुम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो तुम दूसरे जगह से वो प्रोडक्ट लेके प्रोक्यूर कर रहे हो, उठा रहे हो, यानी कि खरीद रहे हो डायरेक्टली कहीं और से। हाँ। सेल एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए बिजनेस, याद रखना। रेगुलरिटी इन डीलिंग, प्रॉफिट मोटिव, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मैं क्या बता रही हूं? ये सारे मैं बता रही हूं फीचर्स, यानी कि बिजनेस के अंदर आपके जो रिटर्न है, दीज रिटर्न आर अनसर्टेन। यस और नो?
अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जो भी आपके प्रॉफिट होंगे वो फिक्स नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट हो जाए, एंड ये भी हो सकता है इवन आपको लॉस हो जाए, एंड ये भी हो सकता है आप ब्रेक इवन की सिचुएशन में हो। ये ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन बिजनेस की एक वो कंडीशन होती है जहां पे किसी भी बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। जितना पैसा लगाया उतना ही वापस आ गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ब्रेक इवन, याद रखना ये वर्ड काफी बार आएगा आगे इकोनॉमिक्स के अंदर भी। गॉट इट? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बिजनेस के अंदर हमेशा एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या है कि बिजनेस किसी भी टाइप का करो, किसी भी टाइम पीरियड में करो, ईच एंड एवरी बिजनेस हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मैंने वर्ड क्या यूज किया? मैंने वर्ड किया पॉसिबिलिटी। हर बिजनेस के पास रिस्क होता है, एंड रिस्क अराइज फ्रॉम द अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन, बिकॉज फ्यूचर में क्या पता गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ले, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में पीपल्स का, पब्लिक का इंटरेस्ट ना रहे। तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। गॉट इट? नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो भी मैं बिजनेस करता हूं वो मेरा यूजफुल होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस ऐसा है या कोई आप ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसका कोई यूज ही नहीं है, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं। Of course not. So business always creates some utility, but always remember the utility may be morally and immorally. यूटिलिटी का मोरालिटी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं होता। हमने इकोनॉमिक्स में भी ये चीज करी थी, लाइक देयर इज ए पर्सन दैट आर हैबिचुअल टू कंज्यूम अल्कोहल। Morally we can say it's the bad habit, but the alcohol provide utility to the person. Yes. Same in the context of business as well. The utility may be morally and immorally. Next, businesses conduct when the human wants are satisfied. अगर ह्यूमन की जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं तो बिजनेस का करने का क्या फायदा? बिजनेस चलेगा ही नहीं जब तक ह्यूमन की जरूरतें पूरी नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर आपको किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है ना, किसी भी बिजनेस को, अच्छे से अच्छा बिजनेस भी लॉन्ग टाइम में फेल हो सकता है ड्यू टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एग्जाम्पल बताऊं? मम्मी से पूछना, तुम्हें शायद ना भी पता हो, पहले एक ना सेलफोन आता था कीपैड वाला, नोकिया। अगर मैं आज से लगभग ज्यादा नहीं 10 से 12 साल पहले की भी बात करती हूं, आज के टाइम पे जैसे हम बोलते हैं ना स्कूटी इज इक्वल टू एक्टिवा, काफी जगह सुना होगा, स्कूटी इज इक्वल टू एक्टिवा, टूथपेस्ट इज इक्वल टू कॉलगेट। हरियाणा में तो ये है, आप कहां से बिलोंग करते हो आई डोंट नो, बट यस सेम उसी तरीके से कुछ टाइम पीरियड पहले नोकिया इज इक्वल टू सेलफोन था। वो फोन ऐसा होता था, उसको फेंक देना उसके पुर्जे पुर्जे खिंड जाते थे और उसको दोबारा से हम जोड़ सकते थे और वो बहुत अच्छा काम करता था लिटरली में। मतलब आज का हमारा फोन एक बार गिर जाए स्क्रीन गई तो गई, खत्म। बट ये वैसा नहीं था। बट स्टिल इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी आज के टाइम पे मार्केट में देखने को नहीं मिलता, बिकॉज टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं हुआ। समझ में आया? तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस की सक्सेस में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। देन बिजनेस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। गॉट इट? रीड करना है कोई पॉइंट या आगे चलूं? एक दो पॉइंट और बताती हूं फिर चलेंगे इस डिफरेंस पे। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस क्या है।
बिजनेस के साथ साथ एक टर्म जो हमें समझनी है, दैट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? मेरे को ये बताओ, क्या बिजनेस करने के लिए मुझे किसी तरीके की नॉलेज की जरूरत है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। क्या प्रोफेशन के लिए नॉलेज की जरूरत है? मैं मुझे यही नहीं पता प्रोफेशन क्या होता है, तो समझो। प्रोफेशन एक तरीके से आप कह सकते हो, एक आप जो अपने पैशन को फॉलो करते हो, आप जो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हो, उसके साथ साथ जब आप लाइवलीहुड को अर्न करने लगते हो, दिस बिकम योर प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर आपके कभी भी गुड्स नहीं आती, इसमें हमेशा सर्विसेज आती हैं। बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, बट इन केस ऑफ प्रोफेशन ओनली एंड ओनली सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, दीज आर ऑल द प्रोफेशन। पढ़ते हैं इसको भी। प्रोफेशन एक तरीके का ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल की आपको जरूरत पड़ती है। क्या बिना डॉक्टरेट की डिग्री के आप डॉक्टर बन सकते हो? क्या विदाउट एलएलबी डिग्री के आप लॉयर बन सकते हो? क्या विदाउट बीएड डिग्री के आप स्कूल के अंदर टीचर बन सकते हो? नो। बट एक 10th पास बच्चा भी बिजनेस कर सकता है। उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेस किस टाइप का करना है वो डिपेंड करेगा कि नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। बट बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस में एज सच नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ना नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, ना डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, ना किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। गॉट इट? नेक्स्ट, प्रोफेशन के अंदर हम कभी भी प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते, हम कहते हैं प्रोफेशनल इनकम। ध्यान रखना, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जब तक आप डॉक्टर के लिए रजिस्टर्ड नहीं कर दे, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। लॉयर का भी आपको लाइसेंस मिलता है, डॉक्टर का फार्मेटिकल, ये फार्मेसी वाले होते हैं ना, इसका भी लाइसेंस होता है आपका। गॉट इट? तो विदाउट लाइसेंस आप वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जैसे हमने अभी देखा। यूजुअली अगर मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं, कैपिटल क्या? वो पैसा जो कि बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया जाता है, कॉमर्स की भाषा में, अकाउंट की भाषा में कैपिटल बोलते हैं उसे। जर्नली केस के अंदर बिजनेस की जब मैं बात करती हूं तो बिजनेस रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल, बट ऑन द अदर साइड प्रोफेशन के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है बट ऑलवेज लेस देन बिजनेस। गॉट इट? ऑलवेज लेस देन बिजनेस। नेक्स्ट है, प्रोफेशन के अंदर आपका रिस्क हमेशा एक तरीके से लिमिटेड होता है, क्योंकि देखो रिस्क किसके साथ एसोसिएट होता है? रिस्क एसोसिएट होता है रिवॉर्ड के साथ। एक डॉक्टर एक बारी में एक ही पेशेंट को देख सकता है। डॉक्टर ये नहीं कर सकता कि मैंने मेरा हॉस्पिटल खोल दिया और मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को एक तरीके से अपॉइंट कर लिया और वो देख रही हैं। अगर ऐसा कर रहा है तो वो तो बिजनेस हो गया ना, वो तो बिजनेस हो गया, वो फिर प्रोफेशन तो बचा ही नहीं। दैट्स वाई प्रोफेशन के अंदर कैपिटल भी कम होती है, रिस्क भी कम होता है, और रिवॉर्ड प्रोफेशनल फीस भी आपकी थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। प्लस जो ट्रांसफरेबिलिटी का बेनिफिट है, मेरे को ये बताओ, आपके फादर का बिजनेस है किसी भी चीज का, क्या उस फादर के बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है? मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, क्या मैं मेरे प्रोफेशन को ट्रांसफर कर सकती हूं? मैं ये बोल दूं आज से मैं नहीं, मेरी प्यारी दोस्त पढ़ाएगी। इज दिस पॉसिबल? नो।
प्रोफेशनलिज्म में जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो डायरेक्टली नहीं आ सकती, बिकॉज प्रोफेशन प्रैक्टिस इज जनरली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल स्किल, कैन नॉट ट्रांसफरली एज सिंपल एज दैट. Got it? And profession is governed by the professional code of conduct. The professional code of conduct, like आपके सीए के लिए चार्टर अकाउंटेंट का एग्जाम होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, सो ऑन. डॉक्टर के लिए आपको अगेन लाइसेंस लेना पड़ता है, लॉयर के लिए आपको अगेन लाइसेंस लेना पड़ता है. देन दीज रिक्वायर्ड ए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंट्रोल की जाती है. कोई बोर्ड ऑफ मेंबर बैठा होता है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करता है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिफिकेशन एंड ऑल देके. बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता. बिजनेस भी पढ़ लिया तो बिजनेस को भी लीड कर लेते हैं. बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट होती है, बिल्कुल सही बात. मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है. मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आपका एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जिसमें किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होती है, रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी हाई होता है. ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल है, जनरली हम बिजनेस को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट जनरली एज सच नहीं होता है, बट डिपेंड करता है आपका किस टाइप का बिजनेस है. जनरली एज सच नहीं होता. आप कोई शॉपकीपर हो, मैन्युफैक्चरर हो, और अब तुम दवाई की दुकान खोलना चाहोगे, सॉरी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहोगे, होगा तो बिजनेस, बट उसके लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा. Then use this word generally. Got it? Yes. Next is the employment. Employment में क्या आता है? Working for the another person, organization in return for salary and wages. Employment like the employees. First condition of employment. Employer and employee का relationship होना चाहिए. First point. Second point, salary and wages are always fixed. Risk totally zero. मेरे को किसी ने एज ए टीचर अपॉइंट किया कॉलेज में. कॉलेज के अंदर अभी एडमिशन के लिए स्टूडेंट ही नहीं है, तो वो क्या मेरे को 2 महीने बाद ये कह सकते हैं कि मैडम बच्चों ने फीस नहीं दी इसलिए आपकी सैलरी नहीं दे रहे? नहीं कह सकते भाई. समझ में आया? This is happen based on the appointment and employment of contract, and qualification depend on the job. Generally cases में क्या होता है, कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये वर्ड यहां जर्नली क्यों आया मुझे ये बता सकते हो? वैसे तो देखा जाए ये ना 100% एप्लीकेबल होता है कि किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कहीं कहीं पे चीज काम कैसे करती है, लाइक आपकी ना फर्स्ट मंथ की सैलरी कई बार होल्ड होती है एज ए सिक्योरिटी का. ये लीगल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. एज ए सिक्योरिटी, नोट ऑन द वन टाइम, एक बारी में पूरी सैलरी होल्ड नहीं कर सकते. आप कुछ कुछ पार्ट को करके एज ए सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो कि अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय विदाउट एनी नोटिस पीरियड के सीधा जॉब से लीव करता है, देन यू हैज द राइट टू होल्ड दैट पार्ट. जो सैलरी आपने उसकी होल्ड करी है, यू हैव द राइट कि आप उसको अपने पास रख सकते हो. दैट्स वाई द वर्ड हियर इज जर्नली. बट अगर ये आए क्या किसी तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमेशा आंसर नो करोगे, ध्यान रखना. एक्सेप्शनल केस के ऊपर कभी भी एमसीक्यू का कोई भी आंसर सॉल्व नहीं होना चाहिए. क्या बोला? एमसीक्यू. एमसीक्यू में कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं लगेगा जब तक स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन ना हो. रिस्क, मेजरली रिस्क एम्प्लॉयर का होता है. रिवॉर्ड आपको सैलरी या वेजेस मिलती है. एम्प्लॉयमेंट इज ए पर्सनल एंड जनरली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. पर्सनल होती है, मेरी नौकरी है, मेरे को करनी है, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती. मैं स्कूल में जॉब कर रही हूं तो मैं ये नहीं कह सकती कि अब मेरी फ्रेंड आके पढ़ा देगी. सेम केस ऑफ द प्रोफेशन एज वेल. कोड ऑफ कंडक्ट डिपेंड करता है जो भी एम्प्लॉयर गवर्न कर रहे हैं, किस किस टाइप की जॉब है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका. अब आपकी जॉब ही डॉक्टर की है
अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एज ए डॉक्टर वर्क कर रहे हो देन ऑफ कोर्स कोड ऑफ कंडक्ट होगा। गॉट इट? हाँ। कोई भी एक्टिविटी, सम अप कर रही हूं, ध्यान से समझना। अब कोई भी एक्टिविटी बिजनेस बनेगी, प्रोफेशन में आएगा या एम्प्लॉयमेंट में आएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? बहुत सारे फैक्टर हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो आप एक्शन ले रहे हो वो एक्शन का कंटेक्स्ट किस चीज से है। आपके एक्शन के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। गॉट इट? सेम वही टीचर, अगर मैं एक कोई भी जॉब मतलब इसमें, या कोई भी वर्क ले लो, वर्क अच्छा वर्ड है, कोई भी वर्क प्रोफेशन भी बन सकता है, बिजनेस भी बन सकता है एंड एम्प्लॉयमेंट भी बन सकता है, डिपेंड आप किस कंटेक्स्ट के अंदर वो एक्शन कर रहे हो। गॉट इट? यस। पक्की बात? हाँ। आगे आ जाओ। बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में और पढ़ लेते हैं। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल। प्रोफेशन जनरली कौन करते हैं? एक्सपर्ट्स। एंड बिजनेस के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है या तो कस्टमर या फिर कंज्यूमर। लेकिन प्रोफेशन के अंदर जो वर्ड यूज होता है दैट इज क्लाइंट। क्लाइंट और कंज्यूमर या कस्टमर, कंज्यूमर को तो छोड़ दो, क्लाइंट और कस्टमर में फर्क क्या होता है, मुझे ये बता सकते हो? What is difference between customer and client? Customer buys goods and client buys services. कह सकते हो। एक एडिशनल पॉइंट और बता देती हूँ, जब भी आप बात करोगे कस्टमर की, ये जरूरी नहीं है कस्टमर आपका नोन हो। क्लाइंट का 100% आपको बेसिक नॉलेज होगी। बेसिक नॉलेज लाइक उस क्लाइंट का नेम तो पता ही होगा। एग्जाम्पल, क्या ऐसा कभी होता है टीचर को स्टूडेंट का नाम ही नहीं पता? क्या ऐसा कभी होता है डॉक्टर को पेशेंट का नाम ही नहीं पता? कार्ड बनवाते सबसे पहले नाम पूछते हैं। क्या ऐसा कभी होता है किसी का आप केस लड़ रहे हो और आपका लॉयर मतलब आपका क्लाइंट कौन, आपको उसका नाम ही नहीं पता? तो जब क्लाइंट वर्ड आ जाता है ना, तो आपका एक पर्सनल रिलेशन होना 100% है। लेकिन कस्टमर के साथ ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई पर्सनल रिलेशन हो। कोई आपसे सामान लेने आया, आपने दे दिया, खत्म। गॉट इट? यस। समझ में आ गया? आगे चलो, आगे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक पर्सन काम करता है किसी एम्प्लॉयर के अंडर ऑन द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट है, इतनी सैलरी लूंगा, इतनी टाइमिंग रहेगी, ये वर्किंग कंडीशन होंगे एंड सो ऑन। जर्नली एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको डायरेक्शन एंड टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉयर की। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो भी आपका काफी सारी एम्प्लॉयर रिलेटेड टर्म्स आएंगी। जब हम अकाउंट्स के अंदर जाएंगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, उसमें आता है पेयर, पेई। तो रिलेटेड ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे। उसके लिए एक जो कहते हैं ना संजीवनी बूटी, वो संजीवनी बूटी ये है जहां भी लास्ट में ER होगा वो हमेशा बॉस होगा। अच्छा। जहां भी लास्ट में EE होगा वो हमेशा सबऑर्डिनेट होगा। ओके। याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगी आगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स बनती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। आगे अच्छा, ये डिफरेंस आ चुका है, ये कुछ अलग है क्या?
एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड कर लो, मे बी तो वही है, मेरे को कोई अलग पॉइंट दिख नहीं रहा, बट स्टिल रीड कर लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। चलिए आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा सा समअप कर दूं। हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटी को, ह्यूमन एक्टिविटी में दो एक्टिविटी पढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नहीं। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बिजनेस के, बिजनेस क्यों किया जाता है? तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, या तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, या सोशल ऑब्जेक्टिव, या फिर अदर ऑब्जेक्टिव। वैसे तो देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो उसके हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में तो आप 3-4 पॉइंट लिख दोगे, क्वेश्चन सीधा 5 मार्क्स का, देन हाउ कैन यू टैकल? तो मैं ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आई, इसमें पढ़ने का नहीं है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक बार इसको कहते हैं ना गो थ्रू कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। गॉट इट? चलो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो सारे ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमें पैसा कमाना है टू सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट अर्निंग, including for survival the major portion, like इनिशियल लेवल पे बिजनेस के लिए मुझे सर्वाइवल बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को कंटिन्यू करना है, वो सबका एम होता है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस लेके जाना है, इनिशियल लेवल पे सर्वाइव करना सबका एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान रखना। यूं नहीं कि मैडम सर्वाइवल है, सर्वाइवल तो एक तरीके से बस ये है कि भाई काम चलना चाहिए, नहीं। तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कैसे आ गया? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में तो हमारे पास पैसा ही पैसा होना चाहिए चारों तरफ, इतना कि पैसे के गड्ढे बिछा के सोऊं मैं, तो सर्वाइवल इकोनॉमिक में कैसे आ गया? तो ये वाला माइंडसेट से नहीं पढ़ना। ओके, आगे आ जाओ। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में चलना है, बिजनेस को इंक्रीज करना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टैंजिबल, intangible, including the human resource as well, इन रिसोर्सेस का जब ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन हो, दो वर्ड है, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? यूटिलाइजेशन यानी कि यूज, ऑप्टिमम मतलब अच्छे तरीके से, ढंग के तरीके से। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव, या फिर कह सकते हो बिजनेस का एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी आता है, वेस्टेज ऑफ, लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस मेरे वेस्ट नहीं होने चाहिए भाई। एंड जब तक बिजनेस इनोवेशन नहीं करेगा, नए नए प्रोडक्ट नहीं लेके आएगा, रिसर्च नहीं करेगा, मेथोडोलॉजी में चेंज नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट नहीं करेगा, तो बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर सकता, वो पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर तो एटलीस्ट नहीं कमा सकता। क्लियर? यस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को सोसाइटी के लिए भी देखना पड़ेगा। आप कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो जो सोसाइटी के लिए या आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, जिसका हेल्थ इंपैक्ट बहुत बैड है, क्या ऐसा प्रोडक्ट सेल करने की गवर्नमेंट परमिशन देगी? पहली चीज। लेकिन ये तो सेल होता है, जैसे सिगरेट, फिर अल्कोहल, ये सब तो आऊंगी बेटा उस पे भी, उस पे आऊंगी, डोंट वरी। पहले मेरे को ये बताओ, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, क्या उसकी परमिशन गवर्नमेंट देगी? मतलब है तो, पर देखो ये है मैडम कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, हेल्थ किसकी है मैडम जी? मेरी है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट का काम है टैक्स, बिजनेसमैन का काम क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो एक्चुअली में जब मैं बात करती हूं एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम की, लाइक इंडिया के अंदर भी तो आपके मिक्स्ड इकोनॉमी है ना,
ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर होता क्या है, जो तुमने अभी मेरे को एग्जांपल या टबैको सिगरेट एंड ऑल, कभी भी टोबैको का पैकेट उठा के देखना या गूगल पे करना, दिस पॉइंट इज क्लियरली मेंशन कि इट इज हैजॉर्डियस टू लाइफ. Then why is government allowing it? गवर्नमेंट अलाउ बिकॉज गवर्नमेंट वांट टैक्स. हाई टैक्स चार्ज होता है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे. Okay. गॉट इट. एंड ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ नुकसान भी होता है. क्या तुमने कभी सुना है जो अल्कोहल है, अल्कोहल से हमारी काफी सारी एक तरीके से बीमारियां ठीक होती है. सबसे बेसिक सुनाओ, खांसी जुकाम बुखार. तो देयर में भी पॉसिबल चांसेस कि कोई अल्कोहल परचेज करके लेके जा रहा है फॉर हेल्थ, बेटर हेल्थ, खांसी जुकाम के लिए. देन गवर्नमेंट उसको कंप्लीटली बैन नहीं कर सकती. सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर भी देगी तो पहला तो उसको टैक्स लॉस होगा, हैवी टैक्स लॉस होगा, बिकॉज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे काफी हैवी टैक्स लगता है. स्टिल उससे जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. अब एक तरीके, कुफीन सुना है? कुछ गोली होती है, नशे की गोली ही होती है. कुफीन होता है, कैफीन होता है, ऐसा कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं कंज्यूम नहीं करती. कैफीन समझ लो, मेरे को कैफीन नहीं होता है शायद. ये ना जो कैफीन की गोलियां होती हैं, ये एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है. ये खेती बाड़ी करके उगाई जाती हैं. तो क्या इससे हमारा एग्रीकल्चर भी लॉस होगा फिर तो? एंड इवन जो ये वाली कैफीन की जो भी ये गोलियां होती है जहां पे ये तुम उगाते हो ना, उसमें आपकी सॉइल के अंदर ये काफी बढ़िया फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर देता है. जैसे कोई भी हम खेती करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट हमारा निकल कर आता है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन सॉइल से कुछ ना कुछ लेगा, बेटर प्रोडक्ट जो भी है उसके कुछ ना कुछ सॉइल में छोड़ता भी है. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंप्लीट बैन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो कंपनी कोई भी गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती. इवन इन हरियाणा के अंदर एक बार वैसे अल्कोहल बंद हुआ था. कौन से सीएम के टाइम पीरियड पे था मेरे को याद नहीं आ रहा. हरियाणा के अंदर अल्कोहल बैन हुआ है वैसे एक बार. चौधरी बंसीलाल के टाइम पीरियड पे, नाम भी याद आ गया, चौधरी बंसीलाल. जब ये सीएम थे, मे बी 6 to 7 मंथ के लिए अल्कोहल बैन कर दिया था इन्होंने. वही है ना, नुकसान होता दिखा तो नुकसान किस पे बर्दाश्त होएगा. सरकार भी सरकार ही है. आगे आ जाओ सोशल ऑब्जेक्टिव में. पहला सोशल ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी गुड्स होनी चाहिए भाई, खराब चीजें नहीं दोगे. रिजनेबल प्राइस पे दोगे, फेयर प्राइस होना चाहिए. वो जो भी गुड्स है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट की होनी चाहिए, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे. उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होनी चाहिए. सोशल वेलफेयर तो डायरेक्टली ही आ जाता है. एंड लास्ट इज एनवायरमेंट. I can't hear you.
हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, वॉइस का इश्यू था। मैं थोड़ा सा एक बार ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वाला था। अच्छा, ये वाला सोशल वेलफेयर, अरे बेटू बता देता ना मुझे। देखो, सोशल वेलफेयर वही वाली चीज कि एजुकेशन के लिए मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। कोई भी ऐसा बिजनेस मुझे नहीं करना है जो कि मेरे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना, ये हो गए सारे के सारे मेजरली सोशल ऑब्जेक्टिव। आगे बात करते हैं कुछ अदर ऑब्जेक्टिव या कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में। इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे सारे के सारे रिलेटेड टू योर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय एज वेल, हमने पढ़ा था ये। तो एम्प्लॉय की वेलफेयर की बात करना, एम्प्लॉय की वेलफेयर यानी कि उनको फेयर वेजेस देना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, उनको फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको प्रमोशन प्रोवाइड करना, कुछ करियर्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। दीज आर ऑल द एम्प्लॉय वेलफेयर एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। यहां से हमने दो टर्म उठाई थी, द वन इज द ट्रेनिंग एंड अनदर वन इज द डेवलपमेंट। देखो, ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग आपका एक तरीके से शॉर्ट स्पैम के लिए होता है। ट्रेनिंग किसके लिए होता है? फॉर द शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑटोमेटिक मशीन परचेज करके लेके आती हूँ, तो जब भी मैं ऑटोमेटिक मशीन परचेज करके लेके आती हूँ, आपको पता उसके साथ एक मशीन जो जहां से मैंने परचेज किया वो एक हेल्प करने के लिए एक पर्सन को भेजते हैं जो आपको ये बताता है कि ये मशीन रन कैसे होगी। आप स्टिचिंग मशीन भी लेके आते हो, सिलाई करने वाली, उस मशीन के साथ भी आपको एक पर्सन को भेजा जाता है कि आपके घर में जाके इंस्टॉल करके आएगा और ये आपको बताएगा कि इस मशीन के फंक्शन क्या क्या है। तो दीज आर ऑल द ट्रेनिंग कि आपको एक दिन के अंदर पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया कि हाउ दैट एक्चुअली वर्क। बट इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डील करता है बेटा लॉन्ग टर्म के साथ हमेशा। डेवलपमेंट डील करता है लॉन्ग टर्म के साथ हमेशा। लॉन्ग टर्म में आपके करियर की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी डेवलपमेंट होगी कितनी नहीं होगी। ट्रेनिंग का मुझे पता है कि मुझे हाँ सिर्फ ये मशीन सिखानी है, दैट्स इट। डेवलपमेंट की कोई सर्टेनिटी नहीं है, डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करा जाता है तो डेवलपमेंट। शॉर्ट टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए आपकी ट्रेनिंग यूज होती है। दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ में आया? हाँ। आगे काम आएगा ये, अभी तो खैर ना भी काम आए, बट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कई बार घुमा के दे सकता है सीबीएसई बोर्ड। आगे आ जाओ, कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन का मतलब है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना अपने कस्टमर के साथ। वो कब होगा? जब बढ़िया प्रोडक्ट दोगे। ओनर की खुद की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। देखो, खुद की सेटिस्फेक्शन तो डिपेंड करती है वैल्यू सिस्टम पे। हम यहाँ वो बच्चे हैं जो किसी को एक झूठ बोलते समय डरते हैं, और इंडिया वो कंट्री है जिसके अंदर आज के टाइम पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी बैन है। इंडिया रिसेंटली, वैसे मैंने जो डेटा पढ़ा था ना, उसमें से मेरे को जहां तक याद है 74 यूनिवर्सिटी है रिसेंट की जो इंडिया के अंदर फेक डिक्लेयर की गई है। एंड आउट ऑफ दीज 74 यूनिवर्सिटी 34 या 32 थी। 32 यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली की है। पूरी इंडिया के अंदर 74 एंड आउट ऑफ 74 32 इज इन द कैपिटल ऑफ दिल्ली, सॉरी कैपिटल ऑफ इंडिया। शॉक लगा था मुझे ये सुन के, मैं एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है ये। हम वो एक झूठ नहीं बोल पाते हो, तो ऑनर की सेटिस्फेक्शन का तो इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है गुडविल एंड रेप्यूटेशन। आपको एक अच्छी पॉजिटिव इमेज अपनी मार्केट के अंदर बनानी है अगर बिजनेस को लंबे समय तक लेके जाना है तो। गॉट इट? हाँ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा इंडस्ट्री एंड ट्रेड वाला। देखो, इस चैप्टर के अंदर 3 पॉइंट है मेनली, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में नेक्स्ट पार्ट है आपकी चैप्टर का, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसमें मैं एक बार अपनी बंद करती हूँ। देखो ध्यान से समझना। अब अगर बात करते हैं इंडस्ट्री की,
तो इंडस्ट्री का मतलब है कि एक सम टोटल ऑफ कंसर्न, लाइक हम बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की। एजुकेशन इंडस्ट्री मीन्स वो सारे के सारे फर्म, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं। तो इंडस्ट्री एक तरीके से ब्रॉड सेंस क्रिएट करता है आपकी। गॉट इट? देन वी कैन से दैट इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ बिजनेस है। हम कह सकते हैं ना कि इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ बिजनेस है। दैट कंपनी एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं जो सिमिलर तरीके, वो सारे के सारे ग्रुप ऑफ बिजनेस जो कि एक सिमिलर तरीके का काम करते हैं, उन सारे ग्रुप ऑफ बिजनेस को मिला के क्या बोल देते हैं? इंडस्ट्री बोल देते हैं। क्लियर? बात करते हैं अगर इंडस्ट्री की, तो हमारे मेजरली 3 तरीके की इंडस्ट्री हमें पढ़नी है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली कंसर्न होती है विद द, एक तरीके से जमीन से जुड़ी होती है, कह सकते हो जमीन से जुड़ी है। 2 टाइप की इंडस्ट्री आती है प्राइमरी में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द जेनेटिक इंडस्ट्री। अगर बात करते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की, तो वो इंडस्ट्री जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन या ऑब्टेनिंग ऑफ रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, आपका है एग्रीकल्चर का बिजनेस। एग्रीकल्चर का जो भी आउटपुट आता है, क्या वो आउटपुट आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम सॉइल से, या कह सकते हैं जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो मेजरली डिपेंड करती है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे। ये कीवर्ड ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइमरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे। एग्जाम्पल देखते हो, बेटर समझ में आएगा। लाइक बात करते हैं माइनिंग की। माइनिंग के अंदर कॉल, आयरन और पेट्रोलियम, डीजल, ये सारा आपका माइनिंग से, मतलब जमीन से खोद के निकालते हैं। फिशिंग, तालाब के अंदर, रिवर्स के अंदर फिशेस रहती हैं, जमीन से जुड़े हैं। फॉरेस्ट्री, टिम्बर्स, हंटिंग एनिमल, फॉरेस्ट से एनिमल को हंट करना भी आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। एक्सट्रैक्टिव कीवर्ड से ही समझना कि एक्सट्रैक्ट करना रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, एक्सट्रैक्ट रिसोर्स फ्रॉम नेचर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। देन आगे बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर हम कोई चीज रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट की 2 वैरायटीज को मिक्स करके एक न्यू वैरायटी को तैयार कर देना, न्यू जेनेटिक्स प्रोवाइड कर देना, जैसे जेनेटिक इंडस्ट्री। समझ में आया? जेनेटिक इंडस्ट्री में ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आता है। ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल so that we obtained the useful product. Example, agriculture, cultivation of crop. Animal husbandry, breeding of cattle. Poultry farming, breeding of birds, breeding of fishes. Plant nursery, growing plant. समझ में आया ये वाला पॉइंट भी? आगे चलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री कंसर्न होती है आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल, यहां पे एग्रीकल्चर से आपने कॉटन प्रोड्यूस करी, अब उस कॉटन से फैब्रिक बनेगा, उस फैब्रिक से शर्ट बनेगी। ये सारा किस में आता है? ये सारी चीजें कहाँ आती है? फैब्रिक से शर्ट बनाना या फैब्रिक से जो भी चीज आप बनाना चाह रहे हो, तो ये सब किस में आएगा? कॉटन तो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट बन गया। जेनेटिक में जो भी आगे की प्रोडक्शन है, फिनिश गुड आपको जहां तक लेके जानी है, ये सारा का सारी पार्ट आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। ये सारा आपका
सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मेजरली 4 तरीके की इंडस्ट्री आती है। वैसे तो डायरेक्टली सेकेंडरी 2 टाइप की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकंड है आपकी कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी 4 तरीके की होती है। फर्स्ट आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री आपकी वो इंडस्ट्री दैट जिसके अंदर बेसिक रॉ मटेरियल को हम सेपरेट करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर। बेसिक आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हम पेट्रोल बनाते हैं, हम डीजल बनाते हैं और भी बहुत कुछ, गैसेस को भी सेग्रीगेट करते हैं। तो ये सब क्या है, एनालिटिकल। क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, केरोसिन बनाना, ये सब आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री का। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट से अलग अलग आपके प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट है आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री उल्टा है। एनालिटिकल में हम अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड करे थे, सिंथेटिकल में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए। मुझे बनाना है कंक्रीट। कंक्रीट के लिए मुझे सीमेंट मिक्स करनी है, सैंड मिक्स करना है, कुछ आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल और जो भी अदर मटेरियल्स यूज होते हैं उन सबको मिक्स करके मुझे बनाना है क्या, कंक्रीट। तो दिस इज द सिंथेटिकल इंडस्ट्री। आगे चलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो भी मुझे फिनिश प्रोडक्ट बनाना है वो मेरा फिनिश गुड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चलेगा। मुझे बनानी है शुगर। शुगर के लिए मेरे पास शुगर केन होगा, शुगर केन का जूस निकाला जाएगा, उस जूस को रिफाइन करके क्रिस्टल की फॉर्म में शुगर रेडी होगी। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपका काम होता है। हर स्टेज अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है। शुगर केन को भी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जूस को भी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, शुगर को भी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड द लास्ट इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जो प्रोडक्ट के, उनको हम असेंबल करते हैं। मेरे को अगर गाड़ी बनानी है तो गाड़ी के लिए इंजन लेके आऊंगी, टायर लेके आऊंगी, गाड़ी का बॉडी लेके आऊंगी पूरा, और जो भी गेयर ब्रेक रेस वगैरह सारी चीजें हैं वो लेके आऊंगी और उनको असेंबल करूंगी। तो दिस इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। समझ में आई चीजें। नेक्स्ट लास्ट आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद थर्ड इंडस्ट्री दैट इज सर्विस इंडस्ट्री। पहली थी प्राइमरी, सेकंड थी सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज योर सर्विस इंडस्ट्री, जिसको टर्शियरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। गॉट इट। इमेज दिखाऊं दोबारा, देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के अंदर 2, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी के अंदर 2, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्दर 4 हमने पढ़ी। अब आ जाओ आप सर्विस इंडस्ट्री पे। सर्विस इंडस्ट्री में क्या है, सर्विस इंडस्ट्री एक तरीके से टैंजिबल चीजें प्रोवाइड करती है आपको, लाइक सर्विस प्रोवाइड करना। आपने फिनिश प्रोडक्ट रेडी कर लिया, आपके पास आपका प्रोडक्ट हाथ में आ चुका है। अब उस फिनिश प्रोडक्ट की हेल्प से उस फिनिश प्रोडक्ट को एग्जैक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना, फिनिश प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री में बैंकिंग की सर्विस ले सकते हो कि मुझे लोन वगैरह लेना है, इंश्योरेंस की सर्विस ले सकते हो। फिनिश प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन मुझे वेयर हाउसिंग की सर्विस चाहिए। तो दीज आर ऑल अबाउट द सर्विस इंडस्ट्री। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है ट्रेड क्या होता है। 2 टर्म है यहाँ पे जो हमें अभी पढ़नी है। द फर्स्ट इज ट्रेड
देखो कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, जो ये टर्म है ना आपकी कॉमर्स, इसके दो पार्ट होते हैं, एक है आपका ट्रेड, दूसरा है आपका एड्स टू ट्रेड। ट्रेड यानी कि क्या, ट्रेड के अंदर हम फिजिकली चीजों को परचेज एंड सेल करते हैं, दिस इज ट्रेड। एड्स टू ट्रेड के अंदर आपकी सर्विसेज आती हैं, एड्स टू ट्रेड में आपकी सर्विसेज आती हैं। ट्रेड के अंदर क्या, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और द मनी वर्थ। दो तरीके का ट्रेड हमें पढ़ना है, एक है आपका इंटरनल ट्रेड और एक है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनल ट्रेड को डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल ट्रेड मीन्स चीजों, जो भी सामान है, गुड्स एंड सर्विसेज का बाय एंड सेल करना विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज नॉन एज द इंटरनल ट्रेड। दो पार्ट आएंगे इंटरनल ट्रेड में, मेनली होलसेलर एंड द रिटेलर। होलसेलर आप दो नहीं, आगे भी आएंगे। होलसेलर यानी कि जो कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर डील करता है, रिटेलर जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंचाता है। समझ में आया? साइकिल कैसे चलती है? साइकिल ऐसे चलती है, सबसे पहला आपका मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से सामान आपका होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से सामान आपका रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से सामान आपका कंज्यूमर के पास जाता है। एंड कई बार इन सबके बीच में कुछ आपके ब्रोकर्स भी बैठे होते हैं। ब्रोकर किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में भी आ सकता है, होलसेलर रिटेलर के बीच में भी आ सकता है, एंड सो ऑन। क्लियर? आगे बात करते हैं आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर वो ट्रेड जो आउटसाइड द इंडिया होता है, आउटसाइड द इंडिया। इंटरनल यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड, इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर। एक्सटर्नल ट्रेड आउटसाइड द इंडिया होता है। एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्री, यहां टू और मोर कंट्रीज की बात की जाती है, ध्यान रखना। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आएगा, सबसे पहला आपका इंपोर्ट ट्रेड, परचेज करना गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। इंपोर्ट के अंदर समझना ये पॉइंट, एक कंट्री है हमारा प्यारा देश महान, दैट इज इंडिया। इंडिया परचेज कर रहा है सामान को फ्रॉम जापान, वहीं पे इंडिया जो है इस बार क्या कर रहा है, सेल कर रहा है टू जापान। थर्ड केस, इंडिया परचेज करता है कोई भी सामान फ्रॉम जापान, एंड जापान ने वो सामान परचेज किया है फ्रॉम यूएसए। ये है आपके तीन तरीके का ट्रेड। अगर इंडिया परचेज करता है सामान किसी दूसरी कंट्री से, इसको कहा जाता है इंपोर्ट। वहीं पे इंडिया सेल करता है सामान किसी दूसरी कंट्री में, इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट। वहीं पे इंडिया इनडायरेक्टली किसी से परचेज कर रहा है, तो उसे कहा जाता है एंटरपोर्ट या इंटरपोर्ट। समझ में आई चीजें? समझ में आया? इंपोर्ट के अंदर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, एक्सपोर्ट के अंदर सेल करना गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंपनी। सेल, इंपोर्ट में परचेज, एक्सपोर्ट में सेल।
इंटरपोर्ट के अंदर गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, यानी कि जहां पे इनडायरेक्टली हम चीजें को परचेज या सेल कर रही हैं। क्लियर? आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक आपका बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क एक तरीके से वो पॉसिबिलिटी है जिसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेस में मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बिजनेस रिस्क अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। हमने बिजनेस में पढ़ा था बिजनेस इज अनसर्टेन, तो ड्यू टू अनसर्टेनिटी जो भी रिस्क अराइज होता है दैट इज द बिजनेस रिस्क। दो मेजर तरीके के रिस्क हमने इसमें पढ़ने हैं, दैट इज स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड द प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क मींस व्हाट? स्पेक्युलेटिव में रिस्क, देखो स्पेक्युलेशन का मतलब समझना पहले। स्पेक्युलेशन, स्पेक्युलेशन समझो एक तरीके से सट्टाबाजी। हम सट्टा लगाते हैं, आईपीएल के अंदर चलता है बहुत ज्यादा कि इंडिया जीतेगी या इंडिया हारेगी, उस पर पैसा लगाते हैं। यहां पे क्या है, हो सकता है इंडिया जीत गई तो मुझे पैसा मिल जाएगा, इंडिया हार गई तो जो मैंने पैसा लगाया मेरा वो भी खत्म। देन स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब क्या है कि यहां पे आप कह नहीं सकते कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। समझ में आया? स्पेक्युलेटिव रिस्क। बट जब मैं बात करती हूं प्योर रिस्क की, प्योर रिस्क का मुझे फिक्स होता है कि हाँ भाई लॉस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सामान लॉस हो गया या चोरी हो गया, कह सकते हो लॉस, चोरी बढ़िया वजह, थेफ्ट, फायर से लॉस आपका कोई सामान हो गया, तो पक्का है ना कि फायर से जला, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फायदा हुआ हो, हमेशा पता कि लॉस ही हुआ है। दैट इज प्योर रिस्क की सर्टेनिटी है। पढ़ते हैं इसको आगे। स्पेक्युलेटिव इज द रिस्क वेयर देयर इज a possibility of profit as well as the loss. एग्जाम्पल, प्राइस में चेंज आ गया, डिमांड में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, प्राइस में चेंज आ गया, हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, और प्राइस अगर नीचे चला गया हो सकता है लॉस हो जाए। फैशन में चेंज आ गया कि फैशन में जो चेंज आया मैं वैसे ही प्रोडक्ट बनाता था, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। अब जो मेरी ड्रेसेस हैं वो पब्लिक को पसंद नहीं आ रही, हो सकता है लॉस हो जाए। बट जब मैं बात करती हूँ प्योर रिस्क की, प्योर रिस्क के अंदर आपकी पॉसिबिलिटी होती है फॉर द लॉस और नो लॉस, या तो पक्का पता है लॉस होगा या फिर पक्का पता है कि लॉस नहीं होगा। अनसर्टेनिटी यहाँ पे कम रहती है, कोई एक्सीडेंट से डैमेज हुआ है, कोई नेचुरल क्लैमिटी से डैमेज हुआ है, फायर से डैमेज हुआ है, इसमें मेरे को पता है कि लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। बट इतना है रिस्क है तो कांट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फायर, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सामान मेरा जला और मुझे प्रॉफिट हो जाए। दिस इज प्योर रिस्क। समझ में आया? अगर रीजंस की बात करते हैं कि क्या क्या कारण है आपके रिस्क के, तो सबसे पहला तो ह्यूमन कॉज है। ह्यूमन कॉज लाइक कि कोई ह्यूमन से मिस्टेक हो गई, डिसऑनेस्ट है, या किसी एम्प्लॉय ने ही चोरी कर लिया, फ्रॉड हो गया, कोई एम्प्लॉय साइट पे बैठ गए, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आगे कुछ इकोनॉमिक कॉज, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लगा दी, डिमांड में चेंज आ गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, तो ये सब क्या है आपका, ये सब है आपका इकोनॉमिक कॉज। लास्ट कुछ और अदर कॉजेज होते हैं, कुछ नेचुरल क्लाइमेटी, फायर वॉल, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड सो ऑन। मेजरली अगर बात करें तो बिजनेस का रोल क्या होता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, वो है प्रोडक्शन करना गुड्स एंड सर्विसेज का। जो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़े थे ना, तो ऑब्जेक्टिव एंड रोल आप सेम तरीके से लिख सकते हो, बस ये है कि अलग से स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे, देन आई हैव टू कवर इट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आएगा, इनकम जनरेशन आएगा, कैपिटल फॉर्म होनी चाहिए कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ करे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने,
टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, फॉरेन एक्सचेंज आए, फॉरेन रिजर्व मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आए, बिजनेस होगा तो गवर्नमेंट टैक्स भी चार्ज करेगी और गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बनेगा, जिससे एक तरीके से रीजनल डेवलपमेंट मेरी होगी, जो बैकवर्ड एरिया है वहां पे जॉब मिलेगी, बिजनेस डेवलप होगा तो। और अगर बिजनेस अच्छा होगा, जीडीपी डेवलप होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी, तो रहने वाले जो आम आदमी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा, एंड द सोशल डेवलपमेंट एज वेल, एजुकेशन बढ़ेगी, हेल्थ केयर बढ़ेगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड हमें एक तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करने में आसानी होगी, एंड सो ऑन। समझ में आई चीजें? समझ में आई? आगे बात करते हैं कुछ मेजर ट्रेड सेंटर है। देखो आगे का जो पार्ट है ना आपका, दो टॉपिक बचे हैं, एक है मेजर ट्रेड सेंटर और एक हुंडी वाला। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली याद करने वाले, इसमें ना समझने का कुछ खास है नहीं, तो इसको थोड़ा सा स्पीडली करेंगे ताकि क्लास बोरिंग ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी क्लास लंबी भी जा रही है, तो इसको थोड़ा स्पीडली करेंगे। मेजर ट्रेड सेंटर क्या क्या है इंडिया के अंदर? सबसे पहला पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मेजर सेंटर फॉर द आइलैंड ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ ये याद रखो कि किस एरिया के अंदर क्या ट्रेड होता था और किस चीज के लिए फेमस था, एक एक लाइन के लिए, इसलिए मैं भी शॉर्ट में लेके आई हूँ। तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है किसको पता है नहीं मतलब थी। और रिसेंटली 2010 के अंदर तक्षशिला का अब दोबारा से एक तरीके से एक्ट पास हुआ था, एंड 2014 से तक्षशिला यूनिवर्सिटी दोबारा से आपकी काम कर रही है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपकी रवालपिंडी पाकिस्तान के अंदर थी, जिसके अंदर बुद्धिस्ट एंड हिंदुइज्म दोनों की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर आपके एडमिशन की जो एज थी वो 20 ईयर थी। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, डोंट अंडर एस्टिमेट, बस ये है कि थोड़ा सा ज्ञान है तो साथ साथ दे देती हूँ। तक्षशिला आपका इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था फॉर कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन आपके शिव जी का एक मंदिर है, उसके लिए बहुत फेमस है। उज्जैन जो है वो मेजर ट्रेड सेंटर था फॉर द वेस्टर्न इंडिया, फॉर द वेस्टर्न इंडिया। देन आपका मथुरा। मथुरा है आपके कौन है वो, कृष्ण जी के लिए बहुत फेमस जगह है, सुना होगा मथुरा। मथुरा आपका एक इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर एंड जंक्शन था फॉर द ट्रेड रूट्स के लिए, सामान पहुंचाना इधर से उधर, तो मथुरा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के लिए सेंटर था। वाराणसी फेमस था फॉर द टेक्सटाइल एंड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तमरालिप्टी, तमरालिप्टी इंपॉर्टेंट फॉर पॉर्ट फॉर द ईस्टर्न कोस्ट फॉर ओवरसीज ट्रेड। ईस्टर्न कोस्ट याद रख लेना बस। बारुच, बारुच मेजर है फॉर द कोस्टल पोर्ट। एक एक लाइन में याद रख लो, थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी इसमें से अगर आप एनी 5 भी याद रख लेते हो ना देन सफिशिएंट है, इसको रीड कर लेना, ऐसा सच इसमें कुछ है नहीं। आगे लास्ट बात करते हैं हुंडी की। हुंडी में क्या है, हिंदी एक तरीके का आपका इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंडियन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज किया जाता है फॉर द क्रेडिट, रेमिटेंस एंड पेमेंट ऑफ मनी के लिए। जैसे आज के टाइम पे हम चेक को यूज करते हैं ना, ट्रेडिशनली हम उस चेक को हुंडी के नाम से जानते थे, ये याद रख लो बस। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि मैंने ये हुंडी किसी के नाम पे दे दी, तो मतलब ये है कि मैं उस पर्सन को कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ फाइनेंशियली, तो इसका मेन यूज होता था रेमिटेंस ऑफ मनी के लिए, यानी कि मनी को ट्रांसफर करने के लिए विदाउट केयरिंग फिजिकल कैश। एंड यू कैन से हुंडी इज एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, कि मैं तुमसे बाद में पैसा लेने वाला हूं, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी से कह सकते हैं, एंड इट इज सेफ फॉर ट्रांसफर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हुंडीज है, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है दक्षिणी एंड मुंदती हुंडी। सबसे पहले तो इन्हीं को पढ़ लो। दक्षिणी हुंडी का मतलब क्या है, दक्षिणी हुंडी के अंदर पैसा उसको दिया जाएगा दैट इज पेबल ऑन प्रेजेंटेशन। ये एक तरीके से डिमांड बिल आप कह सकते हो, कि जब आप कहोगे तब ऑन द डिमांड हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मुंदती हुंडी। मुंदती हुंडी आपके स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे प्रोवाइड की जाती है, तो इसको कह सकते हो आप एक तरीके से टाइम डिपॉजिट
एंड दिस इज योर डिमांड डिपॉजिट। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे कुछ हुंडी ऐसी है जो कि दोनों में है, तो ये ऐसी है कि आप इनको टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। सारे नाम पढ़ लेते हैं एक बार। शहोद हुंडी, शहोद हुंडी का मतलब है कि रिप्रेजेंटेबल या फिर रिस्पेक्टेबल रिकॉग्नाइज पर्सन, यानी कि जो होल्डर होगा उस होल्डर को पैसा दिया जाएगा। नमजोग, नमजोग जिसका नाम लिखा होगा हुंडी के ऊपर उसको पैसा दिया जाएगा। ध्यनिजोग, ध्यनिजोग का मतलब है जो भी होल्डर होगा उस जो जिसके पास वो हुंडी होगी उसको पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी जोखमी हुंडी। जोखमी हुंडी लाइक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, कि अगर गुड सेफली अराइव होगी तो आपको ये पैसा दिया जाएगा, दैट इज जोखमी हुंडी। फरमान हुंडी एक तरीके से आप कह सकते हो कि पेबल टू द पर्सन जिसका उस पर नाम लिखा है, या फिर किसी स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए आप फरमान हुंडी का यूज करते हो। एंड लास्ट इज धनकर हुंडी। धनकर हुंडी लाइक द पेबल who रिप्रेजेंट फॉर द पेमेंट। गॉट इट? चलिए, उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आई होगी। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म करते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू यू।